अभी रियल गैसेस में व्हाट वी से दैट ऑल गैसेस आर रियल गैसेस। वो सारी गैसेस, जितने गैसेस होते हैं ना, वो सारे के सारे रियल गैसेस होते हैं। ठीक है ना? तो मैं डिक्टेट कर देता हूं, तुम लोग लिखो। ऑल गैसेस, ऑल गैसेस like N2O2 CH4 ammonia etc are real gases। सर आप रिपीट कर सकते हो प्लीज? अरे यार, ये रिपीटिशन वाला पार्ट ना, क्योंकि फिर उसमें लिखना भी ज्यादा पड़ता है, फिर मैं कम लिखता हूँ। रिपीट करने के लिए मतलब बिल्कुल नहीं करूंगा मैं नेक्स्ट टाइम, इसलिए मैं धीरे बोल रहा था। तो रिपीटिशन में फिर प्रॉब्लम होगा, है ना? फिर उसमें क्या होता है ना, मैं बहुत सारा लिखता हूँ, फिर लिखने का मतलब प्रॉब्लम होता है फिर दोबारा। ऑल गैसेस लाइक N2O2 H2 etc are real gases। etc are real gases। etc are real gases। These gases, these gases, these gases at high temperature and at high temperature and low pressure behave as high temperature and low pressure behave as ideal gases। All gases, all gases at high temperature and low pressure, all gases at high temperature and low pressure behave as ideal gases। Behave as ideal gases। But as the pressure increases, but as the pressure increases and temperature decreases, as the pressure increases and temperature decreases, these gases starts showing deviation. These gases starts showing deviation from their ideal behavior. Deviation from their ideal behavior. From their ideal behavior। अब पैराग्राफ चेंज कर लेना। This deviation of gases from their ideal behavior, this deviation of gases from their ideal behavior, this deviation of gases from their ideal behavior is governed by the factor, from their ideal behavior is governed by the factor called as compressibility factor। Called as compressibility factor। Called as compressibility factor और अपन उसे Z से डिनोट करेंगे। Called as compressibility factor। Z से अपन उसे डिनोट करेंगे। ठीक है? So we'll write that। ये कैसे गवर्न करेगा? तो we say that देख भाई, for ideal gas,
We know that PV will be equal to nRT. आइडियल गैस के लिए तो PV is equal to nRT होता है. If Z equal to 1, then gas behave as ideal gas. Behave as ideal gas. Therefore, PV will be equal to nRT. ठीक है ना, जो Z होता है ना, बिकॉज Z इज इक्वल टू होता है PV अपॉन nRT. और अगर अपन को मोलर वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, अगर अपन को वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गिवन है तो इसको 1 ले लेंगे. और Z विल बी इक्वल टू PV, मैंने इसको M लिखा है ताकि मैं उसको मोलर वॉल्यूम बोल सकूं. मैंने उसको M लिखा है ताकि मैं उसको मोलर वॉल्यूम बोल सकूं, क्योंकि अगर मैं मोलर वॉल्यूम बोलूंगा तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल वो अंडरस्टूड होता है. जैसे अपन लिखते हैं ना, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो अगर मास अपन मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ले लेना तो ये 1 मोल का मास होगा. तो ये मोलर मास हो गया अगर, तो ये मोलर वॉल्यूम हो जाएगा, तो डेंसिटी 1 मोल का आ जाएगा अपने पास. अब अपन कहेंगे डेंसिटी 1 मोल का हो या हाफ मोल का हो, डेंसिटी कभी चेंज नहीं होता. भाई अगर मेरे पास ये पेन है, मैं इसको आधा काट दूं तो इधर वाला डेंसिटी और इधर वाला डेंसिटी अलग थोड़ी होगा, वो तो सेम होगा. मतलब डेंसिटी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता. तो अगर मुझे किसी का भी डेंसिटी गिवन है और मैं मास में मॉलिक्यूलर मास ले लेता हूं, तो जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा? मोलर वॉल्यूम. राइट ना. तो कभी कभी अपन ये यूज भी कर सकते हैं, दिमाग में रखो कि भाई मोलर वॉल्यूम, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मास 1 मोल के बराबर लिया होगा आपने कुछ ऐसे. इफ Z इज नॉट इक्वल टू 1, if Z is not equal to 1, then it is non-ideal gas. Non-ideal gas का मतलब होता है real gas. So real gas के लिए PV will not be equal to nRT. मतलब Z का वैल्यू जो होगा that will not equal to 1. So अपन कहेंगे ठीक है, या तो Z greater than 1 होगा या less than 1 होगा. दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हो सकता है. तो we'll say that Z can be, मतलब so Z greater than 1 और Z less than 1, ऐसे रहता है बस. तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है. अब 1 है तो आइडियल है, नहीं है तो नॉन आइडियल है. ठीक है, मतलब हम Z से बता सकते हैं, Z का वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हैं. अगर 1 आया तो PV इज इक्वल टू nRT है, मतलब वो आइडियल गैस होगा. ऑब्वियसली बात है, PV इज इक्वल टू nRT इज अ इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, है ना. तो वो कुछ भी हो सकता है, मतलब Z नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. राइट ना. अभी तो अपन शुरुआत कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लो. विल हैव दैट कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो. अभी तो अपन शुरुआत कर रहे हैं. मैं तो एक कहानी टाइप से ले जा रहा हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम होंगे, कंसेप्ट बड़ा अच्छा होगा और कंसेप्चुअली ही क्वेश्चन अपन से पूछेंगे. वो कैलकुलेशन वाला पार्ट मोस्टली उसमें ही होता है आइडियल गैसेस में. और आइडियल गैसेस अच्छे से आना बहुत जरूरी है. रीजन, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री में अगर कहीं भी गैस के लिए पढ़ेंगे अपन तो वो आइडियल गैस ही होगा, अनलेस रियल गैस लिखा हो कि इट इज बिहेविंग एज अ रियल. ठीक है, तो ठीक है. अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, मान लिया कि मतलब Z का वैल्यू 1 नहीं है तो नॉन आइडियल है, और अगर 1 है तो आइडियल है. ठीक है. व्हाट वाज द रीजन फॉर डेविएशन? भाई ऐसा क्या हुआ जिसमें डेविएशन हो गया? तो अपन लिखते हैं पहले रीजन फॉर डेविएशन. रीजन फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. Reason for deviation of ideal behavior of gases. Reason for deviation from their ideal behavior.
एट अब अपन को पता है कि कोई भी गैस आइडियल कब बिहेव करता है, जब टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है। तो रियल गैसेस में क्या होगा, उल्टा होगा इसका, टेम्परेचर हाई होने की वजह लो हो जाएगा और प्रेशर लो होने की वजह हाई हो जाएगा। सो एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इस कंडीशन में वो गैस डेविएशन करेगा। So at high temperature, at high pressure and low temperature, what will happen? There are generally two reasons for deviation. एक होता है the pressure, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में काफी, क्योंकि हाई प्रेशर होगा तो पार्टिकल पास आ जाएंगे और टेम्परेचर भी कम है इसलिए उनका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। सो अपन ने काइनेटिक एनर्जी भी कम कर दिया पार्टिकल का, गैस पार्टिकल का, और उसमें प्रेशर हाई करके और पास लिया है इनको। तो उनमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। सो देयर एग्जिस्ट द अट्रैक्टिव repulsive forces or repulsive forces among the gas particles, or repulsive forces among the gas particles. एक तो ये रीजन होता है, मतलब भाई पहले क्या हो रहा था आइडियल गैस में, प्रेशर कम था, टेम्परेचर हाई था, हाई टेम्परेचर से वेलोसिटी ज्यादा थी, तो वेलोसिटी में कोलाइड करके पार्टिकल दूर रहते थे, अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता, हाई टेम्परेचर पे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो एट हाई प्रेशर पार्टिकल पास आ गए और लो टेम्परेचर पे और पास आ गए, तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस शुरू हो गए। तो देयर एग्जिस्ट द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस अमंग द गैस पार्टिकल। दूसरा है, अपन इसको 1 2 लिखते हैं, द रीजन, व्हाट आर द रीजन, 2 रीजंस होते हैं जो मेन रीजन है अपने लिए। दूसरा रीजन होता है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स, occupied by gas particle is not negligible as compared to volume of vessel, is not negligible as compared to volume of vessel। अब अगर अपन चेक करेंगे तो जब अपन ने पोस्टुलेट लिखे थे ना आइडियल गैसेस के पोस्टुलेट्स, एटीजी में जो पोस्टुलेट लिखे थे उसमें अपन ने क्लियरली मेंशन किया था there is no attractive or repulsive forces among the gas particles, so it is ideal। पोस्टुलेट में अपन ने क्लियरली मेंशन किया था। दूसरा अपन ने ये भी मेंशन किया था कि द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। अभी ऐसा नहीं है भाई, हमने तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस आइडियल गैस में भी कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, बट देयर इज नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई एंड द प्रेशर इज लो, सो पार्टिकल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। हमने आइडियल गैस के लिए भी पार्टिकल का साइज कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, तभी तो हमने लिखा the size of the particle is negligible as compared to volume of vessel। लेकिन जब प्रेशर हाई होगा तो ऐसा नहीं होगा, तब गैस पार्टिकल का साइज अपन कैलकुलेट कर पाएंगे। अब अपन कहेंगे ठीक है, these are the 2 reasons, so due to these reasons we require correction in the ideal gas equation to get the real gas equation। So to get the real gas equation, we require the correction in ideal gas equation. Require correction in ideal gas equation by considering these 2 deviations, ideal gas equation।
तो अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई, आइडियल गैस इक्वेशन होता है पी आइडियल वी आइडियल इज इक्वल टू एन आर टी। टी हमेशा केल्विन में होता है, तुमको पता है। तो अपन इस इक्वेशन में करेक्शन कर लेते हैं, इसको करेक्ट करके और रियल गैस का इक्वेशन बना लेंगे। तो अपन ने क्या कहा, अब तक अपन ने पढ़ा भाई सारे गैसेस रियल गैसेस होते हैं, लेकिन लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे वो आइडियल जैसे बिहेव करते हैं सारे गैसेस। लेकिन जैसे ही अपन प्रेशर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं तो पार्टिकल पास आने की वजह से उनमें अट्रैक्शन भी शुरू हो जाएगा, सो डेविएशन शुरू हो जाएगा। तो रीजन फॉर डेविएशन क्या होता है, तो अपन ने कहा भाई इसकी वजह से ये रीजन है डेविएशन। ठीक है, तो जो डेविएशन है उसे करेक्ट करके डाल दो आइडियल गैस इक्वेशन में, तो रियल गैस इक्वेशन बन जाना चाहिए। बिल्कुल। तो लेट अस राइट द करेक्शन टू मेक अ रियल गैस इक्वेशन। सो अपन करेक्शन की बात करते हैं। द करेक्शन इन आइडियल गैस इक्वेशन, इन आइडियल gas equation is explained by van der Waals. van der Waals, इसलिए जब भी फोर्सेस की बात आती है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस की, तो अपन van der Waals फोर्सेस बोलना शुरू कर देते हैं उसे। is explained by van der Waals. So the real gas equation, that's why the real gas equation is called van der Waals equation of state or the real gas equation of state. So these corrections are explained by van der Waals. तो अपन लिख देते हैं भाई, देखो इसमें अपन को करेक्शन में क्या क्या आना चाहिए। तो अपन कहेंगे एक तो आपको प्रेशर करेक्शन करना है, वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का करेक्शन, और दूसरा अपन को ये बताना है कि भाई वॉल्यूम इज नॉट नेग्लिजिबल ना। तो ठीक है भाई, अगर नेग्लिजिबल नहीं है तो वॉल्यूम करेक्शन कर लेते हैं। तो देखते हैं अपन क्या करना है। ठीक है, तो अपन एक कर लेते हैं प्रेशर करेक्शन, इसका करेक्शन पढ़ लेते हैं। प्रेशर करेक्शन देख लेते हैं। अब प्रेशर करेक्शन के लिए अपन कहेंगे कि भाई ठीक है, देयर इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो अपन कहेंगे पहली बात तो ये है कि अगर मैं आइडियल गैस ले लेता हूं, क्योंकि हमें तब समझ में आएगा ना कि प्रेशर करेक्शन क्यों करें। पहले ये तो बताओ कि आइडियल गैस क्या था। अपन को एक बात पता है, मान लो ये मेरे पास वेसल है, ठीक है। अब इस वेसल में आइडियल गैस है, तो पार्टिकल जो होंगे ना वो फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होंगे, बिकॉज हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर, तो पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इस टाइप से। सो दिस इज आइडियल गैस। There is no attractive or repulsive forces among the particles. The pressure is due to collision of particles on the wall of container. Of particle on wall of container. जो अपन कहते हैं कि भाई what is ideal pressure, तो जिस स्पीड से ये जाके इस वॉल को हिट करेगा अपन उसे कैलकुलेट कर लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दैट विल बी कॉल्ड एज द आइडियल प्रेशर। ये सब जाके वहां अप्लाई करेंगे तो अपन बता सकते हैं कि भाई वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ऐसे थोड़ी है कि अपन बनाएंगे बिल्कुल पास वाला है तो वही बनाएंगे, किसी भी डायरेक्शन, और रैंडम होता है मूवमेंट। जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा अपन ने कि भाई देखो पार्टिकल आइडियल गैस में कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, वो आपस में कोलाइड करके या वॉल से कोलाइड करके अपने वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द टेंपरेचर इज कांस्टेंट। अब अपन प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। When pressure increases, P increases लिखता हूं मैं।
जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम तो ऐसे ही रहेगा भाई, वॉल्यूम ऑफ द वेसल तो मेरे पास ये है, ये वॉल्यूम ऑफ द वेसल है। जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो अपन कहेंगे देख भाई, ये जो पार्टिकल वॉल पे कोलाइड कर रहे थे ना, ये तो करेंगे ही करेंगे, प्रेशर ड्यू टू कोलाइजन ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, वो तो करेंगे ही करेंगे। हाई प्रेशर पे, दिस इज रियल गैस एट हाई प्रेशर, सो हाई प्रेशर पे व्हाट विल हैपन कि पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाएंगे। अगर पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो अपन अज्यूम कर रहे हैं कि देयर आर मेनी अजम्पशंस कि भाई कोने में जो पार्टिकल्स हैं उनके प्रेशर ऑब्वियस बात है अलग होंगे एज कंपेयर टू जो पार्टिकल सेंटर में होगा, लाइक दैट वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज किया अपन ने। लेकिन थोड़ा सा अजम्पशन है, अजम्पशन ये कि जितने पार्टिकल इधर कोलाइड कर रहे हैं वॉल ऑफ द कंटेनर पे, यहां पर क्योंकि पार्टिकल अब हाई प्रेशर है तो एक दूसरे के पास भी होंगे, और पास होंगे तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं पार्टिकल में। तो जितने पार्टिकल इधर कोलाइड कर रहे हैं उतने ही पार्टिकल इसके पास इनर साइड में भी है। जो अपन ये इस वॉल के लिए लिख रहे हैं वो सभी वॉल के लिए एप्लीकेबल होगा, अपन सभी वॉल की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस वॉल की बात नहीं कर रहे। तो जो पार्टिकल इधर जाके कोलाइड कर रहे होंगे वॉल ऑफ द कंटेनर पे, जो ये पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे होंगे वॉल ऑफ द कंटेनर पे हाई प्रेशर पे, सिंस पार्टिकल आर वेरी क्लोज, वो पास पास होंगे ना, तो जब ये कोलाइड कर रहे होंगे तो ये जो पार्टिकल इधर इसके पास है ना, ये इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं भाई, ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे। तो ये वाला पार्टिकल भी अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला पार्टिकल भी अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी कर रहा होगा, ये भी कर रहा होगा। मतलब ये जो पार्टिकल जो कोलाइड कर रहे हैं वॉल पे, वो फ्रीली कोलाइड नहीं कर रहे जैसे इसमें हो रहे थे। इधर जब कोलाइड कर रहे हैं तो ये वाले पार्टिकल उनको अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो कोलाइजन होता है ना वॉल पे, वो कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा, तो अपन कहेंगे भाई जितना ये अट्रैक्ट करेंगे उतना कम होगा। तो अब ये तो डिस्टर्ब हो गया ऐसे, अब ये वाले पार्टिकल और अंदर वाले पार्टिकल से अट्रैक्टेड होंगे। ये अजम्पशन होता है कि जितने पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं उतने ही अट्रैक्ट कर रहे हैं अंदर की तरफ, वो अजम्पशन उसने लिया था, उसको लेना ही पड़ेगा वो अजम्पशन। तो ये पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे तो इनका कोलाइजन जो है, इसका कोलाइजन वो कम हो जा रहा था। भाई पहले तो अपन क्या कर रहे थे, सीधा पार्टिकल इधर कोलाइड कर रहे हैं वॉल ऑफ द कंटेनर पे, लो भाई, तो जितना पार्टिकल कोलाइड कर रहा है उसी से अपन ने पी आइडियल कैलकुलेट कर लिया, तो जो फ्रीली कोलाइड कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया ना, देख जैसे मान ले तुमने किसी को एक पंच मारा, आइडियल पंच मारा पूरा ताकत से, अब तुमने किसी को पंच मारा और कोई ने हाथ तुम्हारा ऐसे रोक दिया थोड़ा, तो फिर तुम्हारा वो आइडियल पंच नहीं है, फिर वो तुम्हारा आइडियल पंच नहीं था भाई। एक था कि तुम फ्रीली तुमने किसी को पंच मारा, वो आपका आइडियल पंच। लेकिन जब तुम पंच मार रहे हो और पीछे कोई उसने रोक दिया तुम्हारे हाथ को, तो क्या होगा, फिर वो आइडियल पंच नहीं होगा, उसको कहते हैं रियल पंच, उसको कहते हैं रियल पंच। तो अब अपन क्या करें, तो अपन कहेंगे देखिए जो मेरा आइडियल पंच था फ्रीली जब अपन ने मारा अच्छे जोर से, तो वो आइडियल पंच है। लेकिन जब अपन मार रहे हो कोई रोक दे, तो फिर वो मारने वाला क्या हो जाएगा, रियल पंच हो गया। तो आइडियल पंच क्या होगा, तो अपन कहेंगे जैसे मारा ना तो वो रियल पंच था, और जितने फोर्स से रोका दोनों को ऐड कर दो, तो जिस फोर्स से रोका वो फोर्स और जो लगा इधर रियल पंच, वो दोनों को ऐड कर दो, ये गेट द आइडियल पंच। एक आपने फ्रीली ऐसे मारा तो आपका आइडियल पंच, और अपन ने मारा किसी ने रोका, तो जिस फोर्स से रोका और जिस फोर्स से उसे लगा दोनों को ऐड कर दो, आइडियल पंच बन गया। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दैट मेरा आइडियल पंच
किसके बराबर होगा, मेरे रियल पंच के बराबर, और प्लस ड्यू टू द फोर्स जिससे कि उसने रोका, उसको अपन कहेंगे प्रेशर करेक्शन। क्या बोल देंगे अपन उसे, प्रेशर करेक्शन बोल देंगे। भाई ये बिल्कुल वैसी हो गया ना जैसे अपन मैंने आपसे कहा कि अपन ने कोई किसी दोस्त को अच्छे जोर से मारा, दोस्त थोड़ी होगा, दुश्मनी होगा जिसको मारेंगे जोर से। अपन ने उसको मारा तो आइडियल पंच लगा उसे, लेकिन अगर अपन मारा और किसी ने रोक दिया तो वो क्या कहेगा, भाई नहीं लगी मुझे, नहीं लगी मतलब अब रियल हुआ ना वो, तो रियलिटी में उसे नहीं लगी, तो जिस फोर्स से रोका अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हाँ तो आइडियल के बराबर हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई मीन बाय द। तो अपन कहेंगे देखो, पहले तो आइडियल जो फ्रीली जाके कोलाइड हो रहा था वो आइडियल हो गया, तो अपन कहेंगे देखो ये तो हो गया जितनी जोर से उसे लगा। अब जितने फोर्स से ये पुल कर रहे हैं अंदर की तरफ, अब और भी होता होगा लेकिन उसने कहा कम से कम आप 2 लेयर तो कंसिडर करो ही करो, क्योंकि एक लेयर जो उसमें कोलाइड करने जा रहा है ना ऐसे, तो एक लेयर तो कोलाइड करेगा, अब दूसरा लेयर उसे अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और उसको ये वाला अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कम से कम आपको ये कोलाइड करेगा, ये उसे अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये इसको अफेक्ट कर रहा होगा, तो कम से कम आपको 2 लेयर तो कंसिडर करना ही होगा। तो इन 2 लेयर का प्रेशर कैलकुलेट कैसे करूंगा, तो उसने कहा देखो भाई वेसल के वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा कि कितने पार्टिकल कोलाइड करने हैं, वो तो वेसल के वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, और अमाउंट ऑफ गैस कितना होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ठीक है अपन कहेंगे वो तो हमें पहले से पता है कि भाई प्रेशर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो उसने कहा आप इस लेयर के लिए एक प्रेशर ले लो एन बाय वी, और इस लेयर के लिए एक और प्रेशर ले लो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब प्रेशर करेक्शन जो होगा अपने लिए वो ऐसे हो जाएगा। सो प्रेशर करेक्शन will be directly proportional to n by v for the first layer, ये वाला लेयर है, और एक बार और ले लेते हैं दैट इज n by v, तो अपने पास आएगा प्रेशर करेक्शन विल बी इक्वल टू proportional to n square by v square, so I got that pressure correction will be equal to a n square upon v square, where a is a van der Waals constant for pressure correction, where a is a van der Waals constant for pressure correction, where a is van der Waals constant for pressure correction, for pressure correction। आप ऐसे बता सकते हैं सर हाँ बोलो। सर जितने ज्यादा लेयर्स होंगे उतना ज्यादा V और N का पावर बढ़ेगा ना। बिल्कुल, लेकिन अपन को 2 ही कंसिडर करना है वंडरवॉल के हिसाब से, अपन तो उसके assumption यूज कर रहे हैं है ना। अपन देख इससे अपन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, लेकिन इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन में हमें कंसेप्चुअली अपन ज्यादा स्ट्रांग फील करेंगे, दैट्स ऑल। तो मैं उसके करेक्शन उसके assumption डायरेक्टली बता दे रहा हूं आपको कि क्या सोचना है अपन को, तो वही उसी डायरेक्शन में सोच के क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, तो अपना कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब अपन क्या करेंगे, देयरफॉर ये आइडियल प्रेशर जो है विल बी इक्वल टू रियल प्रेशर प्लस प्रेशर करेक्शन क्या है अपने पास, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये आया अपने पास, मतलब ये वो इक्वेशन है जिसे अपन इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं प्रेशर आइडियल के लिए, ये आइडियल प्रेशर। तो जब हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा और पार्टिकल पास पास होंगे तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे तो फिर हमें प्रेशर करेक्शन कंसिडर करना होगा, where A is van der Waals constant for pressure correction। बाकी अपन A को अलग से और भी लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि रियल केस में मैंने आपको बताया कंसेप्चुअली अपन से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे रादर देन कि अपन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेंगे। ऊपर वाले पार्ट पढ़ा, अब एक बार चेक कर लेते हैं अपन वॉल्यूम करेक्शन कि व्हाट इज वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, अपन चेक कर लेते हैं वॉल्यूम करेक्शन।
सो अगर अपन वॉल्यूम करेक्शन की बात करेंगे, बी वॉल्यूम करेक्शन, बी इज द वॉल्यूम करेक्शन। तो वॉल्यूम करेक्शन में अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे वॉल्यूम करेक्शन में दैट इज अब देख आइडियल वॉल्यूम क्या होता है, यहां पर अपन लिखेंगे आइडियल। ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ये आइडियल यहां से अपन लेते हैं, ये पार्टिकल काफी दूर दूर थे। सो अपन ने कैलकुलेट किया इनका वॉल्यूम पार्टिकल का, लेकिन नेग्लिजिबल आ रहा था वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के कंपेरिजन में, तो वो नेग्लिजिबल आ रहा था। So volume of particle is negligible as compared to volume of vessel. Negligible as compared to volume of vessel. और वेसल के कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल था। बट जब अपन ने प्रेशर को बढ़ाया एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर भी कम कर दिया और प्रेशर को बढ़ा दिया, तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, जितने इसमें पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एक साथ एक स्फीयर जैसे बना देते हैं। मतलब एक पार्टिकल वो एक स्फीयर में, जैसे ये कोई स्फीयर ऐसे बना नहीं रहा हूं मैं बस ये शो करने के लिए वो एक स्फीयर जैसे बना देते हैं, पास पास आके एक स्फीयर जैसे बना देते हैं, इस टाइप से एक स्फीयर जैसे बना देते हैं। तो अब हाई प्रेशर पे क्या होगा, ये स्फीयर ही मूव करेगा उस कंटेनर के अंदर। मतलब ये ऐसे नहीं, हाई प्रेशर पे क्या हुआ, पार्टिकल पास हो गए, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस तो हो गई होंगे, वो अपन देख चुके हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से अब वो जो भी मूव करेगा ना गैस पार्टिकल, वो रैंडम नहीं होगा, रैंडम उस स्फीयर के अंदर होगा और वो पूरा स्फीयर ही ऐसे मूव करेगा रूम के अंदर, वेसल के अंदर। तो अपन ने कहा ठीक है भाई, फिर तो इसका वॉल्यूम तो अपन कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो यहां पर अपन कहेंगे ये रियल वॉल्यूम होगा। तो अब इसमें आएगा कि भाई अगर रियल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आइडियल वॉल्यूम क्या होता है, ये आइडियल वॉल्यूम क्या होता है, आइडियल वॉल्यूम क्या होता है। सर जब वो पार्टिकल्स रैंडमली मूव करने के लिए अलाउड हो। तो अपन कहेंगे भाई आइडियल वॉल्यूम जो है ना, देख आज तक तो अपन यही लेते हैं कि अगर आपने कहा कि गैस इज प्रेजेंट इन अ 5 लीटर वेसल, तो आप वॉल्यूम क्या लेते थे, 5 लीटर। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज आइडियल वॉल्यूम। यस सर। तो रियल वॉल्यूम क्या है, सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मतलब वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस वो जो वॉल्यूम लेफ्ट ओवर हो रहा है वो, जो कि वो स्फीयर ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। मतलब अपन कहेंगे कि आइडियल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वेसल है वो। तो फिर क्या करें, मतलब रियल वॉल्यूम क्या होगा ये समझ में नहीं आई मेरी बात की। मतलब व्हाट डू मीन बाय रियल, रियल वॉल्यूम का तो रियलिटी से मतलब होता है, रियल वॉल्यूम मतलब रियलिटी में क्या होता है। यहां भी तो अपन यही बोल रहे थे, तो रियलिटी में उससे कहा कि भाई हमको नहीं लगी, तो अपन ने कहा अच्छा नहीं लगी बेटा ठीक है, कितना करेक्शन था, वो प्रेशर ऐड कर दिया, अब इतना होना चाहिए आइडियल का, कुछ दूसरा मानता। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे यार देख रियलिटी में देखा जाए तो मेरे पास अगर कोई वेसल है, मान लो ये एक वेसल है मेरे पास ऐसे, तो अपन क्या करेंगे भाई इस वेसल में अपन कहेंगे ऐसे भरा हुआ है वेसल, तो मेरे लिए तो इसका वॉल्यूम जो दिख रहा है वही वॉल्यूम है, तो फिर आइडियल वॉल्यूम क्या है, तो अपन कहेंगे ये तो बस गए अपन। अच्छा देख वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज ऑलवेज अ रियल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वेसल
इज रियल वॉल्यूम। तो फिर आइडियल क्या है? अच्छा ठीक है, देखते हैं, अब छोड़ते हैं, मतलब काफी वैसे हो गया। अच्छा देख, मेरा मतलब ये है, मान लो एक क्लासरूम है, वो वैसा लग गया, जो क्लासरूम का वॉल्यूम होगा ना वो रियल वॉल्यूम है। अब उस क्लासरूम में जितने बच्चे बैठे हैं, एक क्लासरूम में जितने बच्चे बैठे हैं, वो पार्टिकल मान लो आप, वो सब गैस के पार्टिकल, ठीक है। अब अगर वो बच्चे गैस के पार्टिकल्स हैं, तो अगर उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है रूम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में, तो अपन कहेंगे रूम का वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ गैस। तो आइडियल वॉल्यूम क्या होगा? तो अपन कहेंगे देखो भाई, आइडियल वॉल्यूम चाहिए आपको, आइडियल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो कंप्रेसिबल वॉल्यूम होता है। आइडियल वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होता है? कंप्रेसिबल वॉल्यूम। तो कंप्रेसिबल वॉल्यूम तो वो होगा कि रूम, हमारा क्लासरूम है वो रियल वॉल्यूम है, बच्चों का जो साइज है वो अगर पार्टिकल है, तो जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेंगे वो कंप्रेसिबल नहीं हो सकता। जिस जगह कोई हार्ड स्फीयर हो या हार्ड मैटर हो, वो कंप्रेसिबल कैसे हो सकता है? सो आइडियल वॉल्यूम इज अ कंप्रेसिबल वॉल्यूम, मतलब वो खाली जगह जो कंटेनर है उससे इन पार्टिकल का वॉल्यूम माइनस करो, मतलब क्लासरूम के वॉल्यूम से बच्चों का वॉल्यूम, स्टूडेंट का वॉल्यूम माइनस करो, जो खाली जगह बची वो होती है आइडियल वॉल्यूम, उसी में कंप्रेशन हो सकता है। तो आइडियल वॉल्यूम क्या होता है? कंप्रेसिबल वॉल्यूम। अब अपना डेफिनेशन चेंज हो गया, आइडियल वॉल्यूम क्या होता है? आइडियल वॉल्यूम इज कंप्रेसिबल वॉल्यूम। और कंप्रेसिबल वॉल्यूम क्या होगा? हाँ, तो भाई खाली जगह को बोलते हैं कंप्रेसिबल वॉल्यूम। जो खाली जगह दिख रही है उसी में कंप्रेशन एक्सपेंशन हो सकता है। जहां ये हार्ड स्फीयर है, मैटर है, वो तो फिजिकल क्वांटिटी है, वो थोड़ी कंप्रेस हो सकती है। तो अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे देख भाई, इसका मतलब ये है कि आइडियल वॉल्यूम जो है ना, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम रियल माइनस इनका वॉल्यूम बता दो कितना लेना है। तो मैं कहूंगा इनका वॉल्यूम आप n इंटू बी ले लो, क्योंकि बी एक का वॉल्यूम है, एक मोल का वॉल्यूम है, n से मल्टीप्लाई करोगे तो n मोल्स आ जाएंगे। सो b एक मोल का वॉल्यूम होता है, n से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो n मोल्स का वॉल्यूम हो गया। तो ये आपका वॉल्यूम करेक्शन हो जाएगा। पहले मैं इसको वॉल्यूम करेक्शन लिख देता हूं, या करेक्शन करना पड़ा। सो v आइडियल विल बी इक्वल टू v रियल माइनस वॉल्यूम करेक्शन जो होगा वो NB होगा, वेयर NB इज व्हाट, वहां पर NB क्या होगा? N इज 1 मोल और B इज द साइज ऑफ 1 मोल ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, वो होता है अपना B का वैल्यू। सो इसको अपन कहते हैं कि भाई, अब अपन को एक बात पता चल गया कि किसी भी वेसल में जो खाली जगह होती है ना, उसी को बोलते हैं अपन आइडियल वॉल्यूम। तो अब तक आप वॉल्यूम ऑफ वेसल क्यों बोलते रहे कि वो वॉल्यूम ऑफ द गैस है? हाँ, तो साइज ऑफ दिस पार्टिकल नेग्लिजिबल था ना, इनका साइज नेग्लिजिबल था ना, तो जो वॉल्यूम रियल वॉल्यूम था वो आइडियल वॉल्यूम हो गया। क्योंकि आज तक तो आप यही बताते हैं आइडियल गैस में यही तो होता है, द साइज ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ कंटेनर, इसलिए अपन इन दोनों को बराबर लेते हैं। लेकिन अब जब अपन साइज ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर चेंज करना पड़ेगा अपने से कि भाई अब तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल जो रियल वॉल्यूम है उससे पार्टिकल के साइज को माइनस करो तो आइडियल वॉल्यूम होगा। अच्छा, तो आइडियल वॉल्यूम वो होता है जिसमें कंप्रेशन एक्सपेंशन हो सकता है, मतलब कंप्रेशन हो सकता है। सो आइडियल वॉल्यूम इज अ कंप्रेसिबल वॉल्यूम, ठीक है। मतलब खाली जगह जो होती है वेसल के अंदर, जो खाली जगह है उसी को कहते हैं। ये तो अपना प्रेशर करेक्शन हो गया। अब ये बताओ बी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब बी की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ बी की बात करते हैं अपन। ये तो अपने पास आइडियल वॉल्यूम भी आ गया, आइडियल प्रेशर भी आ गया, सब्स्टिट्यूट करो, you'll get the रियल गैस इक्वेशन। उसको सब्स्टिट्यूट करने के पहले एक बार अपन बी को कैलकुलेट कर लेते हैं। बी अगर आप चाहो तो याद भी रख सकते हो डायरेक्टली, मतलब उसको अपन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बी याद रख सकते हो तो।
मतलब b का जो वैल्यू होगा b विल बी इक्वल टू होता है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। या थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, उससे कॉमन सेंस ही थोड़ा बढ़ता है, बाकी टाइम थोड़ा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी जरूरत नहीं होती, कोई बोलता नहीं है उनसे बी को डिराइव करो। अच्छा देखो व्हाट वंडरवॉल सेज, वंडरवॉल कहता है कि देख भाई, अगर पार्टिकल ऐसे आपस में अटैच है, ठीक है, अगर पार्टिकल ऐसे आपस में अटैच है, ठीक है, वो कहता है अगर पार्टिकल ऐसे, आप इतने सारे क्यों ले रहे हो, 2 ही ले लो, उससे ही समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पार्टिकल ऐसे आपस में अटैच है तो ये हो गए सॉलिड्स, थोड़ा दूर करो हाँ तो लिक्विड होगा, और दूर करो तो गैस में आ जाएगा। तो अपन कहेंगे किसी भी पार्टिकल को कितना दूर करें कि वो गैस में आ जाएगा, इतना 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 कितना, ताकि वो गैसियस स्टेट में आ जाए। तो व्हाट डज वंडरवॉल सेज कि आप सॉलिड ले लो और सॉलिड के बीच में हर एक पार्टिकल, क्योंकि अगर पार्टिकल सभी एक जैसे साइज के हैं तो 2 पार्टिकल के बीच से एक पार्टिकल निकालते जाओ, तो जो ये इतना जो गैप होता है, अगर पार्टिकल के बीच में इतना गैप है एक पार्टिकल के साइज के बराबर, अगर 2 पार्टिकल में गैस है, तो दिस इज अ लिमिट व्हेन दीस पार्टिकल्स आर इन गैसियस स्टेट। इससे पास होंगे तो लिक्विड हो जाएंगे, इससे दूर रहेंगे तो गैस में रहेंगे। मतलब अगर सॉलिड्स है तो वो कहता है कि सॉलिड के केस में आप बीच में से एक पार्टिकल को निकालते जाओ सभी जगह, पूरा एंटायर सिस्टम में, तो वो सॉलिड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसने एक अजम्पशन लिया अपन, तो अपने पास मतलब जैसे एक पार्टिकल होगा, अपन उसको चेक कर लेते हैं। वो ये कह रहा है अपन से कि भाई अपने पास ऐसे सॉलिड है, दिस इज द पार्टिकल ऑफ सेम साइज, ऐसे सॉलिड्स है। वो कह रहा है बीच में से एक पार्टिकल को निकाल दो, रिमूव 1 एटम बिटवीन ईच पार्टिकल। तो पूरा सॉलिड का जो एक नेटवर्क है उसमें से अगर बीच में से एक निकाल देते हो तो वो ये वाले पार्टिकल गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। अच्छा, तो अपन से कह रहा है कि भाई ये था, मैंने ये वाला पार्टिकल निकाल दिया, ये वाला पार्टिकल निकाल दिया बीच वाला, और एक मैंने इधर बना दिया, तो ये दोनों पार्टिकल गैसियस स्टेट में होंगे। अब वो कहता है कि अगर आप इससे इन दोनों पार्टिकल को, इन दोनों पार्टिकल को अगर इससे पास लेके आओगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर उससे दूर लेके जाओगे तो वो गैसियस स्टेट में रहेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पता चल गया कि 2 पार्टिकल को अगर गैसियस स्टेट में रहना है तो मिनिमम कितने डिस्टेंस पे उनको रहना है, उसके अपने साइज के बराबर बीच में खाली जगह होनी चाहिए, तो वो गैसियस स्टेट में रहेगा। अब अपन को पता है कि भाई इसका रेडियस तो आर अपन को गिवन है, कि अपने पास इसका रेडियस तो था अपन के पास ऐसा। तो अपन कहेंगे ये जो खाली जगह है वो ये भी यूज करेगा और ये भी यूज करेगा खाली जगह, भाई उस खाली जगह में ये भी नहीं आ सकता और ये भी नहीं आ सकता, तो इनका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो होगा वो ये होगा। मतलब अपन कहेंगे ये इससे ज्यादा पास नहीं आ सकता, इसका सेंटर से पास करेगा, मतलब इसके अराउंड अपन कहेंगे ये ऐसे अपन एक एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बना लेंगे खाली जगह, सो दैट कि इस खाली जगह में कोई नहीं आ सकता इसके पास, इसके पास इस खाली जगह में अगर कोई आएगा तो फिर ये गैस नहीं होगा, ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसका मतलब है इससे लेके इसका जो डिस्टेंस है वो तो आर हो जाएगा, ये भी आर है और ये भी आर है, अपन को पता है ये डिस्टेंस जो है रेडियस वो आर है। तो व्हाट ही सेज कि भाई देखो आप ये कैलकुलेशन, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि मतलब वो 2 पार्टिकल को अगर गैसियस स्टेट में रहना है तो उनको कितने दूर रहना पड़ेगा, उसके अपने साइज से, साइज के बराबर दोनों पार्टिकल के सरफेस में डिफरेंस होना चाहिए, उनके अपने साइज के बराबर, अपने वॉल्यूम के बराबर। तो अपन ने कहीं खाली जगह को छोड़ के भाई दोनों में डिवाइड कर दो आधा आधा खाली जगह, क्योंकि उस रीजन में ना तो इसका आधा जगह उसके पास हो जाएगा, आधा जगह इसके पास हो जाएगा,
So what Vanderbilt has done, assuming, अब फिर है assuming लिखा मैंने, assuming the bimolecular collision among the gas particles. गैस पार्टिकल, अपन ने कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 2 पार्टिकल को चूज किया है और उसी से पढ़ के अपन बता रहे हैं। भाई उसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो इससे ज्यादा पास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए अपन ने इनको दूर दूर बनाया। उतना तो लेना ही पड़ेगा अगर गैस का स्टडी करना है। भाई मैंने इनको ऐसे क्यों नहीं बना दिया? ऐसे बना दो सर, क्या दिक्कत है? अरे वो सॉलिड हो जाएगा। तो कितना दूर रहना चाहिए ताकि वो गैसियस स्टेट में रहे? तो लिमिट बताया है। So assuming the bimolecular collision, अपन ने 2 मॉलिक्यूल के कोलिजन को अज्यूम करके अपने कैलकुलेशन किया। Bimolecular collision among the gas particle, the excluded volume for 2 molecules, volume for 2 molecules will be equal to, इधर से इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं अपन कि भाई ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब ये वाला वॉल्यूम कैलकुलेट करना है अपन को। मैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बता रहा हूँ 2 मॉलिक्यूल्स का, तो ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो जाएगा आपके लिए, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 2। भाई ये वाला पार्ट आधा आधा डिवाइड करना था ना दोनों में, तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब है तो ये वाला एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, लेकिन वो डिवीजन कैसे कैलकुलेट करो? तो अपन ने कहा ठीक है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो, आधा इसको बना दो आधा इसको बना दो, तो कैलकुलेशन हो जाएगा। अब एक ही बात है, चाहे आप यहां से ब्लू वाले से कर लो या रेड वाले से कर लो, लेना तो आपको रेडियस 2r ही है बड़े वाले वॉल्यूम के लिए। सो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 2 मॉलिक्यूल इज 4/3 पाई 2r का क्यूब लेने वाले। Therefore, the excluded volume for 1 molecule, volume for 1 molecule, ये तो 8 हो जाएगा। सो अपन लिखेंगे, अब 2 मॉलिक्यूल के लिए अगर ये है तो 1 मॉलिक्यूल के लिए ये होगा, तो अपन कहेंगे दिस इज 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम। भाई एक्चुअल वॉल्यूम तो ये था, अगर अपन इसका रेडियस ले लेते, therefore excluded volume is volume of a molecule is 4 into actual volume of molecule। अपन B लिखेंगे तो so B will be equal to 4/3, that is 4 times, ये excluded volume होता है, B will be equal to 4 into 4/3 pi r cube। ये तो एक का वॉल्यूम हो जाएगा ना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और बी तो होता है 1 मोल के लिए, सो अपन ने Na से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज एक्चुअली द बी, ये बी है अपना, मतलब ये बी नहीं, ये वाला पार्ट बी नहीं है, वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था 1 मॉलिक्यूल का। बी तो 1 मोल के लिए होता है, तो n से मल्टीप्लाई करके अपन ने n मोल्स के लिए कैलकुलेट किया। आई थिंक ये गॉट इट। इनको करना क्या है, सो बी जो होता है वो, और अजम्पशन भी समझना है, उसने क्या किया, 2 पार्टिकल को अगर पास रखोगे तो सॉलिड से बीच में से अपन ने 1 पार्टिकल निकाल दिया तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वी गॉट द प्रेशर करेक्शन, वी गॉट द वॉल्यूम करेक्शन, और वॉल्यूम करेक्शन में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, तो वो अपन को पता है। कोई भी मॉलिक्यूल अगर गैसियस स्टेट में रहना चाहता है तो उसे कम से कम अपने साइज से 4 टाइम्स वॉल्यूम को ऑक्युपाई करके रखना पड़ेगा। उससे पास आएंगे अगर 2 पार्टिकल तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, उससे दूर रहेंगे तो गैसियस स्टेट में रहेंगे, क्योंकि वो तो लिमिट है गैसियस स्टेट में रहने की। नाउ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द करेक्शंस, ये इक्वेशन 3 होगा है ये वाला। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the correction in equation in ideal gas equation, correction in ideal gas equation, we get the real gas equation है। तो अपन ने क्या कहा, P ideal V ideal is equal to nRT था अपने पास, तो P ideal क्या हो गया,
P real plus a n square upon v square into v minus nb is equal to nRT. This is a real gas equation. This is a real gas equation. Gas equation of state or a van der Waals equation of state. Equation for real gases. A and B are van der Waals constants. Waals constant. इसमें जो A और B है वो van der Waals constant है. ये है अपना रियल गैस इक्वेशन फॉर गैसेस. ये है अपना रियल गैस इक्वेशन फॉर गैसेस. Real gas equation for gases. So we get the real gas equation. We get the real gas equation, so we get the volume correction, we get the pressure correction. अब इसमें पर लिख सकते हैं that is a real gas equation है और van der Waals equation of state. तो एक तो अपन ये चेक कर लेते हैं कि भाई ए और बी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, पर पहले लिमिटेशन चेक कर लेते हैं. व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस गैस. इसके लिए लिमिटेशन क्या होंगे वो देख लेते हैं. लिमिटेशन ऑफ van der Waals equation of state. Also equation of real gas. Real gases. What are the limitations? पहला लिमिटेशन होगा this equation can be used. पहला लिमिटेशन है this equation can be used. This equation can be used only for certain range of temperature and pressure. This equation is used for the certain range of temperature and pressure, whereas ideal gas equation
ideal gas equation for all range of temperature and pressure, whereas ideal gas equation is used for all range of temperature and pressure. Value of A and B doesn't remain constant at very high temperature. Value of A and B doesn't remain constant at very high temperature. And their value is different for different gases. 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 Next point. This equation explains only about the attractive forces. This equation explains only about the attractive forces. This equation explains only about the attractive forces among the gas molecules. Only about the attractive forces among the gas molecules. ठीक है, ये लिमिटेशंस है। अब पहले एक बार अपन सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ए और बी के बारे में अपन को अगर इंफॉर्मेशन होगा तो अपन ज्यादा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन बना सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ए वन डॉलर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं अपन। सिग्निफिकेंस ऑफ ए से हम क्या समझेंगे? इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, वी नो दैट, वो अपन लिख चुके हैं लिमिटेशन, और अभी अपन देख भी लेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ ए, the value of A for a gas, the value of A for a gas signifies the strength of attractive forces. Signifies the strength of attractive forces. Signifies the strength of attractive forces among the gas particles. Strength of attractive forces among the gas particles. Among the gas particles. So, अपन ने कहा strength of attractive forces डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ ए। अब तुम ये बताओ कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस पार्टिकल के बीच में ज्यादा होगा तो उनको लिक्विफाई करना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट होगा, है ना, इजी होगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होगा तो इजी होगा। हाँ सर, हाँ सर। अपन कहेंगे ठीक है, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ease of liquefaction of gas will be directly proportional to value of A. जिसका A का वैल्यू ज्यादा होगा उसको लिक्विफाई करना इजी होगा, बिकॉज A signifies the attractive forces ना among the gas particles। तो किसी भी गैस को अगर मुझे लिक्विफाई करना है तो उसके लिए उसका A का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, मतलब गैस पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, तो इजीली लिक्विफाई हो जाएगा।
ये एग्जाम्पल आपको याद नहीं करना है, मैं ये नहीं कर रहा कि इनको याद कर लो आप ऐसे वैसे, याद नहीं करना है, मैं एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि भाई अगर अपन से पूछेंगे तो अपन बता देंगे भाई कौन सा गैस इजीली लिक्विफाई हो सकता है। अगर मेरे पास SO3 है, NaOH3 है, SO2 और SO3 दोनों ही मतलब NH2 से तो ज्यादा ही होते हैं, HCl है, CO2 है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लाइक दैट वो वैल्यूज। SO2 में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए वैल्यू ऑफ ए की अगर बात करेंगे अपन तो इसके लिए 6.9 होता है, इसके लिए 4.17 होता है, 3.8 होता है, ये 3.6 होता है। मतलब ऐसे सारे वैल्यूज अपन को याद नहीं रखने, मतलब थोड़ा थोड़ा बस आइडिया होना चाहिए। तो जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना ज्यादा अपन कहेंगे ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में अपन से गिवन नहीं है तो अपन से ऐसे पूछेंगे, फिर वो अपन से ज्यादा वैसे नहीं पूछ सकते, उनको थोड़ा आइडिया देना पड़ेगा। जैसे अपन कहेंगे भाई ठीक है, अगर मेरे पास मान लो ऐसे गिवन है तो ऑब्वियसली बात है ए का वैल्यू इसके लिए ज्यादा ही होगा इससे, और इसके लिए ज्यादा ही होगा इससे। पर अगर ये नॉन पोलर है तो उनके सरफेस एरिया ज्यादा है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है उनमें अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है, जिनमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है उनका ए का वैल्यू ज्यादा होता है। तो फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं सर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसमें ए का वैल्यू ज्यादा है। वो कैसे? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उन्हीं का होता है जिनमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो उनको सेपरेट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना होता है। ठीक है, तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जिनका ए का वैल्यू ज्यादा होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, वाइस वर्सा। अपन को दोनों में से कुछ भी बता दें, मतलब जिनका ए का वैल्यू ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसको लिक्विफाई करना इजी होगा। हाँ, क्योंकि उनको सेपरेट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। सो अपन उसको आपस में सब आपस में कोरिलेटेड है। मतलब आप ए का वैल्यू अगर ये बोल रहे हो कि वो अपन को ये बताएगा कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, तो अगर ए का वैल्यू ज्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, क्योंकि उसको सेपरेट करना मुश्किल होगा। और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है तो लिक्विफाई करना भी इजी है, क्योंकि और पास ले इजीली लिक्विफाई हो जाएगा। तो अगर मान लो अपन को कोई वैल्यूज नहीं गिवन है या कुछ ऐसे पूछा तो अपन को सरफेस एरिया दिख रहा होगा, जैसे नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में अपन कहते हैं क्या? वंडरवल फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेता हूं तो ठीक है, जिसका ए का वैल्यू ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हीलियम का कम होगा नियॉन से, नियॉन का कम होगा आर्गन से, आर्गन का कम होगा क्रिप्टन से, कम होगा ज़ीनॉन से। क्यों? क्योंकि इनका सरफेस एरिया बड़ा है, उनमें ज्यादा अट्रैक्शन है, जिनका सरफेस एरिया छोटा होता है उनमें कम अट्रैक्शन होता है। भाई वंडरवल फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, तभी तो आपने लिखा है इसमें 4 कार्बन है, सरफेस एरिया बड़ा है, इसमें कार्बन कम है, सरफेस एरिया छोटा हो। फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। वैल्यू ऑफ ए भी होता है, अगर ए का वैल्यू इसके लिए बड़ा है इससे, इसके लिए बड़ा है इससे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। तो ध्यान रखना है, ए के वैल्यू के साथ साथ मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट का भी आइडिया दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में कहो कि सर मतलब बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे बताएंगे, ऑब्वियसली बातें बताएंगे। तो इन दोनों में कैसे बताऊं? तो अपन कहेंगे इन दोनों में दोनों ही पोलर है। अगर इन दोनों में बताना है तो मैं कहूंगा दोनों ही पोलर है। इसमें वीक होता है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकेस्ट किसमें होता है? अमोनिया। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होता है, इसलिए इसका ज्यादा वैल्यू इससे। इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा है इससे, ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट 0, सभी डाइपोल मोमेंट से। उसका सरफेस एरिया इससे छोटा हो ही नहीं सकता किसी का सरफेस एरिया। ये भी H2 है, H थोड़ी है।
सर बोलो। सर SO2 का सबसे ज्यादा क्यों होता है? उससे भी ज्यादा हो सकता है, वाटर होता तो मैं उसको 25 लिखता, क्योंकि SO2 में डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया तो ये लोन पेयर भी हो गया। इसमें डाइपोल डाइपोल, क्योंकि अब इसमें डाइपोल बन गया ना, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, दो डेल्टा हो गया, तो द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज वेरी हाई। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है इससे। अमोनिया का तो वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते। वाटर होता तो मैं 25 लिखूंगा ए का वैल्यू वाटर के लिए। तो इनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू अमोनिया के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक है। दीज आर वंडरफुल फोर्सेस। इसलिए जो भी अपन नॉन पोलर मॉलिक्यूल या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस पढ़ते हैं अपन उन्हें कहते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। तो इसका डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकेस्ट होता है अमोनिया में, इसलिए अपन ने उसको कम रखा। लेकिन एक्सियल के कंपैरिजन में तो ज्यादा। ये तो था आपका ए। अब अपन लिख लेते हैं यूनिट ऑफ ए भी लिख लेते हैं कभी, यूनिट ऑफ ए। और ये अपन को याद रखने की जरूरत नहीं, थोड़ा आइडिया होगा तो अपन को बॉइलिंग पॉइंट पूरा केमिस्ट्री का है। अगर ये आइडिया है आपको तो वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। वैल्यूज तो मैंने थोड़ा इसलिए लिख दिया कि यार मतलब चलो आइडिया रहेगा। यूनिट ऑफ ए लिखूंगा तो अपन कहेंगे ठीक है भाई प्रेशर करेक्शन में आया थे तो लिख लो ए विल बी इक्वल टू पीवी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेयर, ये हो जाएगा लीटर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा मोल पर मोल स्क्वायर। मोल स्क्वायर हो गया यूनिट, एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल। लो भाई हो गया। पूछेंगे तो बता देंगे। अब अपन लिख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बी। अब सिग्निफिकेंस ऑफ बी में अपन पहले तो यूनिट ऑफ बी ही लिख देते हैं, है ना। बी का यूनिट ही बना लेते हैं जैसे ए का यूनिट बनाया। तो ये वॉल्यूम करेक्शन होता है, बी इज इक्वल टू एन बी होता है। ये प्रेशर करेक्शन था है, और ये वॉल्यूम करेक्शन है। नहीं तो गड़बड़ कर दो उसमें, क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना, अपन को वॉल्यूम करेक्शन गिवन होगा, बी का वैल्यू गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स पूछ लें। अपन को वॉल्यूम करेक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा इज 2 लीटर्स, और बी का वैल्यू अपन को अमोनिया का दे दिया, तो बताओ कितने वॉल्यूम था अमोनिया का, तो बता देंगे वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। या प्रेशर करेक्शन में अपन को पता है ए का वैल्यू दे दो, प्रेशर करेक्शन दे दो, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया तो कभी कभी प्रेशर करेक्शन देख के भी अपन से कैलकुलेशन करवा। तो यूनिट लिखना है बी का, तो therefore I'll write that B will be equal to V by N. So लीटर पर मोल लिखूंगा, the unit of B। हो सकता है एग्जाम में मेंस वगैरह में तो बंदे यूनिट ही पूछ लेता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ बी। बी का यूनिट क्या होता है, ए का यूनिट क्या होता है, बी क्या सिग्निफाई करता है, ये इक्वेशन क्या सिग्निफाई करता है प्रेशर करेक्शन में, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द पार्टिकल्स। मतलब उस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं जैसे अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको एडवांस में भी हो सकते हैं, मेंस में भी हो सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ बी signifies the size of particle, size of one mole of particles or particles। तो ठीक है ना, हमें क्या फर्क पड़ेगा, अगर एक पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो वन मोल का भी साइज बड़ा होगा।
size of molecule will be directly proportional to value of B. जितना ज्यादा B का वैल्यू होगा उतना बड़ा साइज B होगा। तो अपन कहेंगे ठीक एग्जांपल लिख लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे मुझे गिवन है CH3 CH2 CH2 CH3, इसका साइज बड़ा होगा CH3 CH2 CH3 से, इसका साइज बड़ा होगा CH3 CH2 3 से, इसका साइज बड़ा होगा CH4 से। ऑब्वियस सी बात। ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़ीनॉन का साइज बड़ा है क्रिप्टॉन से, क्रिप्टॉन का साइज बड़ा है आर्गन से, आर्गन का साइज बड़ा है नियॉन से, नियॉन का साइज बड़ा है हीलियम से। तो अगर कोई एक ट्रेंड टाइप का दे दो आप मुझे, तो मैं साइज बता सकता हूं कि किसका साइज बड़ा होगा किसका साइज छोटा होगा। तो एक जैसे अपन को यहाँ पर आप एक कार्बन बढ़ाते कम करते गए तो साइज छोटा होता है, या किसी ग्रुप में मैं बता दूं। प्रॉब्लम अपन को कहां जाएगा, मतलब थोड़ा सा साइज कैलकुलेशन में कि भाई साइज अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो फिर अपन को कहां प्रॉब्लम जा सकता है वो देखना। अब मान लो अपन को ऐसे पूछा कि बताओ भाई किसका साइज बड़ा होगा, तो मान लो अपन ने N2 लिखा और मैंने अमोनिया लिख लिया। CH4 भी लिख सकते हैं, वैसे CH4 का साइज तो छोटा ही होगा अमोनिया से, अमोनिया लिख लिया। अब बताओ किसका साइज बड़ा, तो अपन को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो एक ऑर्डर टाइप है ना सर, इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बता सकता हूँ किसका साइज बड़ा होगा किसका साइज छोटा। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब इन दोनों में कैसे बताएं, तो बताना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। क्यों बताना क्या मुश्किल है, इसमें 4 एटम है, इसमें 2 एटम हो गया साइज। तो ये वाला क्या होगा, छोटा होगा बड़ा होगा? सर छोटा होगा। तो लिखा है कुछ तो पंगा होगा, नहीं तो सर इतनी बात थोड़ी करते है ना। भाई देख, इसका साइज और इसका साइज दोनों ही जो भी मॉलिक्यूल्स लेते हैं ना अपन, उसमें अपन ने कहा भाई एक्चुअल वॉल्यूम उसका ये होगा, उससे 4 टाइम वॉल्यूम लेना पड़ेगा, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल से 4 टाइम लेना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना सर, इसका 4 टाइम लोगे तो इसका भी तो 4 टाइम लोगे। हाँ तो देख के बता दो, स्फेरिकल शेप लेना है ना अपन को, तभी तो आपने 4/3 पाई क्यूब लिखा। बताओ किसका साइज बड़ा है, बताओ भाई किसका साइज बड़ा है। किसका साइज बड़ा होगा? कहेंगे पूरा लिखो पहले आप, ऐसे मत करो। आप बताओ किसका साइज बड़ा होगा, पूरा मतलब ऐसा। सर पहले वाले का। अबे वो तो अपन दिख ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है अपन को, राइट ना। लेकिन क्या ना कि अपन को ना सोचना चाहिए भैया, ऐसा नहीं है। अपन एक बार सोच लेते हैं, गड़बड़ ना हो जाए कुछ, तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे कि यार मतलब सर ने मुझे बताया था कि इसमें 2 एटम नहीं दिख रहे, इसमें 2 लोन पेयर भी हैं, और इसमें एक ही लोन पेयर और स्पेरिकल, वो खुद भी स्पेरिकल बन रहा है, टेट्राहेड्रल बन रहा है, तो अपने आप खुद ही स्फीयर में जा रहा है, वो स्फीयर में नहीं जा रहा है, एक सीधी लाइन है, अब उसको भी कंसीडर करते हुए पूरा स्फीयर बनाना है, तो अपन गड़बड़ करेंगे। इसलिए N2 का साइज बड़ा होगा, राइट, N2 का साइज बड़ा होगा, देन क्योंकि N2 में अपन को ऐसे करना होगा, ऐसे और बड़ा हो जाएगा, मतलब इधर इलिप्स जैसे लग रहा है, अपन बना लेंगे उससे, तो N2 का साइज बड़ा होगा। दैट इज ऑल राइट।
ठीक है चलेगा, अगर ऐसा कुछ आता है तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें तो सीधा एक सीक्वेंस था ना, तो अभी तो अपन से ऐसे ही देंगे, अगर देंगे तो इस टाइप का थोड़ा सा और, लेकिन अपन को आना चाहिए, तो हम बनाना कैसे, ठीक है। अब सर देख, हाँ बोलो। सर मतलब N2 पे जो दो लोन पेयर थे और उसका ओवरऑल मतलब शेप है उस वजह से वो बड़ा हो गया। इसी बात है, लोन पेयर की वजह से बड़ा हो, ओके सर। ठीक है। तो अपन कहेंगे, अब जैसे पता है सर, यही ऑर्डर तो आपने यहां भी लिखा है, तो मैं बी के वैल्यू से कुछ लिक्विफिकेशन नहीं बता सकता क्या? जैसे ए में तो अट्रैक्टिव फोर्सेस है तो अपन को पता है, तो मैं बी के वैल्यू से कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस में क्या मैं बता नहीं सकता कि किसको लिक्विफाई करना आसान होगा? तो अपन कहेंगे अगर मुझसे कोई पूछेगा तो इन दोनों में से किसको लिक्विफाई करना आसान है, इसको, वो तो दिख ही रहा है। इसका मतलब जिसका साइज छोटा होगा उसको लिक्विफाई करना आसान है क्या? नहीं नहीं, जिसका साइज बड़ा होगा उसको लिक्विफाई करना आसान है। तो बी से हम कुछ भी नहीं बता सकते, बता सकते हैं अगर नॉन पोलर गैसेस है तो बस पोलैरिटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पोलैरिटी आएगी तो डाइपोल डाइपोल की बात करनी पड़ेगी, पोलैरिटी आएगी तो मुझे डाइपोल डाइपोल की बात करनी पड़ेगी। अगर सारे नॉन पोलर हैं तो बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मैं बता सकता हूं कि कितना, जिसका साइज बड़ा उसके वंडर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उसका कोई डिपेंड नहीं। सो ओनली अमंग द नॉन पोलर मॉलिक्यूल अपन बी के वैल्यू से भी लिक्विफिकेशन बता सकते हैं। सो अब उसको थोड़ा सा आप नोट करके रखना, ओनली फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ओनली अमंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखो भाई मैं क्लियरली लिख रहा हूं, बाद में नहीं बोल रहा, पोलर मॉलिक्यूल्स ease of liquefaction is directly proportional to the ease of liquefaction is directly proportional to value of B, only for non-polar, only among the non-polar molecules. That is what we have to write. ये अपने लिए मतलब ठीक है, ये सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी है। तो यूनिट, सिग्निफिकेंस, सारा कुछ पढ़ा। अब सिग्निफिकेंस ऑफ वंडरवॉल इक्वेशन और चेक कर लेते हैं। वंडरवॉल इक्वेशन का सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। रियल गैस इक्वेशन for 1 mole of a gas, प्रेशर प्लस ए, एन तो अपन ने 1 ले लिया, 1 लिया तो मोलर वॉल्यूम लिख लिया, तो वीएम कर दिया उसको मोलर वॉल्यूम के लिए, वीएम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। दिस इज अ रियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ अ gas। अपन से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ लेगा, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ लेगा, डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन पूछ लेगा, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे रियल गैस वाले पार्ट से। ये तो डायरेक्टली अपन को एडवांस में भी ऐसे ही पूछ लेते हैं, व्हाट डज दिस टर्म एक्सप्लेन, व्हाट डज दिस टर्म एक्सप्लेन, व्हिच इज द करेक्ट रियल गैस इक्वेशन, ऐसे पूछ लेते हैं। नहीं तो सिर्फ कंसेप्ट जो अपन ने बताया, कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछना, न्यूमेरिकल होगा तो छोटा मोटा होगा। So variation in a real gas equation with the pressure and temperatures.
प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कुछ भी बोल सकते हैं। सो व्हाट आर द वेरिएशन, लेट अस चेक अपन क्या क्या वेरिएशन बता सकते हैं। ठीक है, अपन क्या क्या वेरिएशन बता सकते हैं वो देखते हैं। वेरिएशंस क्या होंगे वो देखते हैं। तो मैं वेरिएशन की बात करता था ना, अब मैं इसको भी हटाऊंगा, इस इक्वेशन को भी हटाऊंगा। एक मिनट, हाँ, इसको ढीला कर लूंगा। आपने लगा था ना ठीक से, थोड़ा पानी लगा दिया है। अब अगर अपन वेरिएशन की बात करेंगे ना, वेरिएशन पढ़ेंगे जाकर ऑफ रियल गैस सिचुएशन, तो मैं इसको भी हटाऊंगा और फिर अपन वेरिएशन पढ़ेंगे। टाइम हो कितना गया, क्या क्लास 12:30 तक है या 12 o'clock तक है? क्यों अपना क्लास कब तक है? 12 o'clock तक है, 12:30 तक है? सर टाइम टेबल में तो 12 तक दी। अच्छा, तो क्या करना है अब, इसके बाद डाउट डिस्कस कर लें अपन, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो पूरा एक साथ पढ़ना पड़ेगा।